हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में कुछ आर्टिकल के बारे में देखा। आज हम एग्जीक्यूटिव के आगे वाले पार्ट में चल रहे हैं। एग्जीक्यूटिव के अंदर हम अब इसका लास्ट टॉपिक है एग्जीक्यूटिव का, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, देखो इसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, मतलब ये सारा काम यही करती है, लेकिन अपन को लगता है कि ये इसका एग्जिस्टेंस कहाँ पे है। लोकसभा, राज्यसभा कानून बनाने का काम करती है, तो फिर ये क्या करती है, ये गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री होता है कि देखो इसके अंदर 4 आर्टिकल पढ़ेंगे अपन, 74, 75, 77 और 78। इन 4 आर्टिकल के बारे में पढ़ना है, और इन 4 आर्टिकल के बारे में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसके बारे में जिक्र किया गया है, मंत्री परिषद के बारे में। ठीक है, देखो आर्टिकल 74 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 74 में ये कहा गया है, इसका जिक्र मैंने प्राइम मिनिस्टर में भी किया, वो इसलिए क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कहा गया है कि प्रेसिडेंट के कार्यों में मदद करने के लिए, ठीक है, उसके कार्यों में हेल्प करने के लिए एड एंड एडवाइस के तौर पे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन किया जाएगा, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एमसी होगी, इस एमसी का हेड कहलाएगा पीएम, और ये पीएम जो है रिपोर्ट किसको करेगा, प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये जो है सारा मिनिस्टर ऑफ काउंसिल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट जो है ऐसे वर्क करेगा, ये आर्टिकल 74 के अंदर कहा गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 75। यही आर्टिकल जो है पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बिल्कुल डिस्क्राइब करता है। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे प्रावधान किया गया है संविधान के अंदर। देखो सबसे पहले अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है का मतलब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे इसमें क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर में से, लोकसभा राज्य के मेंबर में से एमसी को तैयार किया जाता है, मतलब मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार की जाती है, और ये जो मेंबर होते हैं इसका हेड कहलाता है पीएम। इसका हेड हमेशा पीएम होता है। दूसरी चीज, अब इसमें कितने मेंबर होंगे, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में लोकसभा के 15% मेंबर होंगे, लोकसभा के 15% मेंबर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाएंगे। ठीक है, 15% से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, किसके, ऑफ एलएस। लोकसभा के 15% मेंबर जो है वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के मेंबर कहलाएंगे, आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग। अब इसमें एक दो चीज और है कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का जो गठन है, मतलब नियुक्ति कौन करेगा। देखो मिनिस्टर है ये सारे, ठीक है, ये सारी मिनिस्ट्री है। अब इसमें जो है प्रधानमंत्री जो इनका सिलेक्शन करेगा, प्रधानमंत्री अपनी सेना तैयार करता है कि मुझे ये मिनिस्टर चाहिए और इन मिनिस्टरों को मैं ये डिपार्टमेंट अलॉट करूंगा। तो इसको जो एडवाइस करता है कौन, नियुक्त करता है प्रेसिडेंट, मतलब जितने भी मिनिस्टर होते हैं उन सभी मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से प्रेसिडेंट इन सभी जो मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट करेगा। दूसरी चीज, अपॉइंट करने के बाद में उनको शपथ भी कौन दिलवाएगा, वो प्रेसिडेंट दिलाएगा। और ये जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर जो होते हैं ये 2 तरह की शपथ लेते हैं, 2 बात की शपथ लेते हैं। एक लेते हैं ऑफिस, मतलब पद की शपथ लेते हैं, और सेकंड जिस बात की शपथ लेते हैं वो लेते हैं सीक्रेसी की। सीक्रेसी
या फिर अपन बोल सकते हैं गोपनीयता की शपथ। दो बात की शपथ ली जाती है, एक तो पद की शपथ लेते हैं, गोपनीयता की शपथ लेते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारी चीजें जो है वो सीक्रेट बना के रखनी पड़ती हैं, किसी को, जनता को नहीं बतानी पड़ती हैं। ये अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जो भी इनको मंत्रालय मिलता है या जो भी मिनिस्ट्री मिलती है उनके हेड होते हैं, तो उस मिनिस्ट्री के जो भी कुछ सीक्रेट्स होते हैं वो हमेशा मिनिस्टर के पास में होते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंगली। देखो इसमें एक चीज और सबसे अच्छी बात, चीज जो समझने लायक है वो क्या है कि 1976 से जब इसको बनाया गया था तो इसमें दो अमेंडमेंट हुए थे। ठीक है, एक अमेंडमेंट हुआ था 42 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और एक हुआ था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन हुए थे। एक हुआ था 1976 के अंदर जिसके अंदर इंदिरा गांधी सरकार थी, और एक हुआ था 1978 के अंदर जिसमें मोरारजी देसाई की सरकार थी। इंदिरा गांधी को जब जरूरत पड़ी कि देखो इसमें है क्या कि एमसी जो भी चीज एडवाइस कर रही है किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है, बाय पीएम, पीएम के द्वारा जो भी प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रही है एमसी, वो प्रेसिडेंट मानेगा या नहीं मानेगा, या फिर वो उसमें कुछ चेंजेस का कुछ कोई प्रोविजन है या नहीं है, इस बात के इसके बारे में जिक्र है कि इसमें आर्टिकल 75 के अंदर, आर्टिकल 75 के अंदर देखो 42 से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर इंदिरा गांधी ने ये उसमें कुछ चेंजेस किए और उसमें ये कर दिया कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो भी एडवाइस करेगी वो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी, ये उसने बोल दिया। लेकिन जब बाद में 78 के अंदर 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार आई और प्राइम मिनिस्टर जो बने वो बने मोरारजी देसाई, प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। तो इसकी गवर्नमेंट ने वापस उसमें अमेंडमेंट किया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के अंदर, और ये कहा गया कि यदि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल यदि प्रेसिडेंट को एडवाइस करती हैं तो प्रेसिडेंट एक बार उसमें रिकंसिडरेशन का मतलब होता है उसमें वापस चेंजेस के लिए एक बार वापस रिकंसिडरेशन के लिए वापस उसे भेज सकता है। लेकिन एक बार ये वापस यदि सजेशन के साथ यदि भेजे, अब ये चाहे तो उसमें चेंज करे या नहीं करे, फिर सेकंड बार इसको वापस जब यहाँ से प्रेसिडेंट के पास में भेजेंगे तब प्रेसिडेंट को उस पर साइन करने पड़ेंगे। ये आर्टिकल 75 के अंदर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर ये कहा गया, और अभी भी यही कंटिन्यू है कि एमसी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका प्रेसिडेंट के पास में प्रपोजल जाएगा और प्रेसिडेंट चाहे तो उसे एक बार वापस रिटर्न भेज सकता है। ठीक है, अब इसमें और क्या प्रोविजन है, देखो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का सिलेक्शन पीएम के द्वारा किया जाता है। दूसरा एलिजिबिलिटी, देखो एलिजिबिलिटी के अंदर क्या है, हालांकि ये सारे मेंबर क्या हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो पहली बात तो इनके पास में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो होनी चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो क्या है, वो उसको समझते हैं। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ये है कि मान के चलो किसी को एमसी या मिनिस्टर बनना है और वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है तो कोई डाउट नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब उसको संसद का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन मान के चलो प्रधानमंत्री को कोई ऐसा आदमी अपनी मिनिस्ट्री के अंदर या अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऐड करना है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है, तो प्रधानमंत्री एक बार उसे मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बना सकता है, ठीक है, अपनी एमसी के अंदर इंक्लूड कर सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट का मेंबर बनना जरूरी है। ठीक, 6 मंथ के अंदर अंदर यदि मान के चलो किसी को मिनिस्टर बना दिया तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको जो है एमपी बनना जरूरी है, यदि वो एमपी नहीं है तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेना जरूरी होता है, और इसकी एक ही क्राइटेरिया कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूरी है, उसके बाद में वो जो है एमसी का जो है वो सदस्य बन सकता है।
एमसी में कितने मेंबर होते हैं ये बता दिया, 15% मेंबर होते हैं, ठीक है। किसके? लोकसभा के। लोकसभा का 15%। मान के चलो लोकसभा के अंदर अभी वर्तमान समय में है 450, तो इसका 15% निकालो तो लगभग आएगा 67 मेंबर। 67 मेंबर, मतलब इतने मेंबर अभी वर्तमान समय में जो है वो एमसी के अंदर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से मिनिस्टर होते हैं ये पढ़ते एक बार, या जिसका जो अपन बोल सकते हैं कंपोजिशन बोल सकते हैं, कौन कौन से मिनिस्टर हैं और उनका क्या क्या काम है। एक दो वर्ड समझते हैं। देखो एक होगा मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और सेकंड होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल इसको बोलते हैं कैबिनेट। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो अभी पढ़ा कि इसके अंदर जो है लगभग जो है लोकसभा का 15% मेंबर होंगे, और इसके अंदर 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। सेकंड होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हिंदी में बोलते हैं राज्य मंत्री। और तीसरे होते हैं वो होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। ये तीनों मिलके जो है वो एमसी का फॉर्मेशन करते हैं। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री। इनके पास में जो मेन सबसे बड़े बड़े जो मिनिस्टर होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े बड़े मिनिस्ट्री किसके थे हाथ में, जैसे अमित शाह के हाथ में होगी, और निर्मला सीतारमण हो गया, राजनाथ सिंह हो गया, ठीक है, हर्षवर्धन हो गया, तोमर है। तो ये बहुत सारे जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री लेके बैठ रहे हैं। स्मृति ईरानी है जिसके पास में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, हर्षवर्धन के पास में जो फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ मिनिस्ट्री है, राजनाथ सिंह के पास में डिफेंस मिनिस्ट्री है, अमित शाह के पास में जो है वो होम मिनिस्ट्री है, तो और जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो है सुब्रमण्यम जयशंकर के पास में। तो ये जो मेन मिनिस्ट्री हैं जिसके पास में जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं वो कहलाते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री, जिसके पास में बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, ठीक है। ये इनकी नंबर कितनी होती है? इनकी होती है 15 से लेकर 20 तक, इतने मेंबर होते हैं जो कैबिनेट के अंदर आते हैं, और यही कैबिनेट कहलाता है मंत्रिमंडल, ठीक है। मतलब 15 से 20 मेंबर हो जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद में दूसरे होते हैं स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर वो होते हैं जिसके पास छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं, ठीक है। बहुत जैसे या तो फिर ये क्या करेंगे, ऐसे मिनिस्टर होंगे जिसके पास कोई छोटे मंत्रालय होंगे, और या फिर क्या करेंगे, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री की हेल्प के लिए काम करेंगे, कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ में काम करेंगे। और तीसरे होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। इनके पास में किसी तरह का कोई भी मिनिस्ट्री नहीं होती है, कोई भी मंत्रालय नहीं होता है, ये सिर्फ इन दोनों की मदद करने के लिए काम आते हैं। डिप्टी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर, इन दोनों की मदद के लिए काम आते हैं। देखो स्टेट मिनिस्टर भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्वतंत्र प्रभार और एक होता है कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते हैं। 2 तरह के होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वो होते हैं जिनके पास में खुद की मिनिस्ट्री होती है। स्टेट मिनिस्टर भी 2 तरह के होते हैं। स्टेट मिनिस्टर भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनके पास में जो सेल्फ फ्रीडम है या फिर जो सेल्फ डिपार्टमेंटल है, तो वो मतलब खुद अपने मिनिस्ट्री लेके बैठे होते हैं। और एक वो होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्ट्री की मदद के लिए काम करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये 2 तरह के होते हैं, और ये जो हमेशा इन दोनों के काम के लिए काम करेंगे। अब एक मैं डायग्राम बनाता हूं, उसके अंदर समझते हैं क्या है। देखो मान के चलो ये पूरा पार्लियामेंट है, ठीक है, ये है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इसके अंदर एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट, एलएस, आरएस और प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इस पार्लियामेंट के अंदर ये मेन 3 पार्ट है। लोकसभा राज्यसभा से मिलके लोकसभा और राज्यसभा के कुछ मेंबर, ठीक है, कुछ मेंबर जो है ये एमसी बनाएंगे, हो गए। लोकसभा के कुछ मेंबर आगे, राज्यसभा के भी कुछ मेंबर आगे, और ये क्या बनाएंगे, एमसी बनाएंगे, ठीक है। होंगे कितने? 15% इसके लोकसभा के, तो ये बन गई अपनी एमसी, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, ठीक है। इस मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के अंदर कुछ ऐसे मिनिस्टर होंगे जो कैबिनेट होंगे, तो इसके अंदर एक पार्ट होता है कैबिनेट का, ये हो गया कैबिनेट।
कैबिनेट, कुछ पार्ट स्टेट मिनिस्टर, ये स्टेट मिनिस्टर, और कुछ होंगे जो डिप्टी मिनिस्टर, ये डिप्टी मिनिस्टर, ये कहलाते हैं स्टेट मिनिस्टर और ये कहलाते हैं डिप्टी मिनिस्टर। एक होता कैबिनेट, और इस कैबिनेट के अंदर भी एक होता है किचन कैबिनेट, ठीक है। ये किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट के अंदर होते हैं सिर्फ 5 से 6 मेंबर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएम के जो सबसे वफादार जो मिनिस्टर होते हैं, 5-6 मिनिस्टर होते हैं जो हर काम में पीएम की मदद करते हैं और उसमें हमेशा मदद करते हैं, और उनके हर 1-2 दिन के अंदर जो है पीएम हाउस में मीटिंग भी होती रहती है, तो वो कहलाता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट ये सबसे छोटा ग्रुप होता है 4-5 मिनिस्टर का, जिसमें नरेंद्र मोदी भी इंक्लूड है। तो ये एक पूरा फॉर्मेशन है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद में एमसी या मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, कैबिनेट, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, और ये प्रेसिडेंट बिल्कुल थोड़ा सेपरेट, ठीक है। तो ये इसका आप आराम से समझ सकते हो कि ये फॉर्मेशन क्या है। मंत्रिमंडल हमेशा छोटा रहेगा और मंत्रिपरिषद हमेशा बड़ा रहेगा। अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपन ये देखते हैं कि ये जो है वर्क कैसे करते हैं। देखो इसमें 2 वर्ड आते हैं, एक चीज आएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एमसी, ठीक है, मैं एमसी लिख रहा हूं, आप समझ जाना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर collectively responsible to लोकसभा, और एक है इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। देखो इन दोनों का मीनिंग समझो। देखो आर्टिकल 75 के अंदर ये लिखा गया है कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। इन दोनों का मतलब क्या है? मतलब यदि जो एमसी जो भी काम कर रही है वो लोकसभा को पसंद आना चाहिए, बस। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क कर रही है वो लोकसभा को पसंद आना चाहिए। मतलब लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का विश्वास बना हुआ रहना चाहिए, उसका विश्वास प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा का विश्वास एमसी के ऊपर होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं है तो लोकसभा के अंदर एमसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ? पूरी एमसी के खिलाफ। मतलब लोकसभा कभी एक मिनिस्टर के खिलाफ नहीं लाएगी, पूरी एमसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पूरी एमसी के बिहाफ पे आएगा, इसलिए बोलते हैं कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लोकसभा पूरे मिनिस्टर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, इंडिविजुअल कभी नहीं ला सकती। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट में क्या है? यदि प्रेसिडेंट जो है किसी भी इंडिविजुअल मिनिस्टर को चेंज कर सकता है या फिर उसे अपने पद से हटा सकता है। इंडिविजुअल मतलब पूरी एमसी को नहीं, सिर्फ एक मिनिस्टर को जो है ये हटाने की पावर रखता है प्रेसिडेंट। दूसरा, इसको एडवाइस कौन करेगा? वो करेगा पीएम। पीएम जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा और किसी भी मिनिस्टर को हटाने के लिए या फिर उसको मिनिस्टर चेंज करने के लिए एडवाइस देगा। इसलिए इसको बोलते हैं इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल और इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल। ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और होती है, ठीक है, एक चीज और होती है, देखो, स्विम एंड सिंक टुगेदर। स्विम एंड सिंक टुगेदर मतलब लोकसभा मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी मेंबर होते हैं या जितने भी मिनिस्टर होते हैं वे सभी एक साथ डूबेंगे या फिर एक साथ तैरेंगे। स्विम एंड सिंक टुगेदर, एक साथ तैरेंगे या फिर एक साथ डूबेंगे।
इसीलिए होता है। मतलब मान लो चलो एक दो यदि गलत काम कर रहे हैं और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और वो पास हो जाता है तो पूरी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को भंग किया जाएगा। इनफैक्ट प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। एक चीज और, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर यदि प्रधानमंत्री ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया तब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी तरह से भंग हो जाएगी, मतलब वो काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो उनका हेड भी उनके साथ में नहीं है तो वो जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर सकते। तो ये मैन है कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, स्विम एंड सिंक का टुगेदर का मतलब क्या होता है, मतलब सारे एक साथ डूबेंगे और सारे एक साथ तैरेंगे। ठीक है, अब एक बार अपन इसके वर्ड पढ़ लेते हैं। कार्य, फंक्शन ऑफ एमसी। ठीक है, मतलब कार्य पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या क्या वर्क करता है। ठीक है, अब इसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। जो पहले क्या काम करेगा, देखो अपन सोचते हैं कि कानून बनाने का काम जो है वो लोकसभा राज्यसभा करती है। ठीक है, वो जो है वोट देती है कि ये कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्रपोजल लाने का काम जो है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करती है। मतलब वही प्रस्ताव लेके आएगी सदन के अंदर या हाउस के अंदर और उसके बाद में वहां पे सिर्फ वोटिंग होती है। तो मेन ये होता है नेशनल पॉलिसी बनाने का काम। नेशनल पॉलिसी बनाने का काम, देखो यहाँ पे सारे मिनिस्टर हैं, चाहे वो होम मिनिस्टर हो चाहे वो एक्सटर्नल मिनिस्टर हो, उन सबका काम क्या है, पॉलिसी मेकिंग करने का। और ये सब एक साथ मिल के काम करते हैं। ठीक है, एज ए टीम वर्क की तरह काम करते हैं। तो पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी दोनों तरह की, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो फिर एक्सटर्नल। मतलब भारत की सीमाओं के अंदर यदि कोई जरूरत पड़ेगी, होम मिनिस्टर अमित शाह और एक्सटर्नल मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा जो बनाई जाएगी एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग। सेकंड थिंग, कानून बनाने का काम, टू मेक द लॉ। कानून बनाने का काम भी यही करती है, ये प्रपोजल तैयार करती है। यदि भारत के अंदर किसी कानून की जरूरत है तो ये प्रपोजल तैयार करेगी। उसके अंदर जो भी आर्टिकल इंक्लूड करने हैं, क्या करना है, किस आर्टिकल में कौन सा जो है वो अमेंडमेंट करना, सब ये तैयार करेगी। फिर ये प्रपोजल जो है ये लोकसभा और राज्यसभा या अपन बोल सकते हैं कि वो पार्लियामेंट में रखा जाएगा। पहले ये होमवर्क करती है, होमवर्क करने के बाद में जो है ये पार्लियामेंट के अंदर रखा जाता है। तो मेन काम कौन करती है, एमसी करती है। ठीक है, थर्ड चीज, ये जो है हमेशा जैसे फाइनेंशियल वर्क के अंदर कौन करेगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर है। सिंपल बोल सकते हैं अपन, बजट कौन करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर एफएम निर्मला सीतारमण जो है वो बजट तैयार करेगी। दूसरा चीज, बजट के अंदर सारे मिनिस्टर इंक्लूड होकर बजट तैयार करते हैं। हर मिनिस्टर को अपना जो है वो कितना पैसा लेना कितना नहीं देना है, तो वो सारे मिलकर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर की मदद करते हैं और वो बजट तैयार करते हैं। इसके बाद में है कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव, देखो एग्जीक्यूटिव का मेन पार्ट कौन होता है, प्रेसिडेंट। मेन पार्ट कौन है, प्रेसिडेंट, या अपन बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर सारे काम कर रहा है। अब देखो मेन काम कौन कर रहा है, एमसी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम कर रही है। ये जैसा काम करेगी या फिर ये जैसा काम करेगी उसके अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट ऑर्डर जारी करेगा या फिर पीएम जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा। तो मैन ये जैसे वर्क करती हैं, एग्जीक्यूटिव पे कितना कंट्रोल रखना है, कैसे कानून बनाने, कितना क्या सैलरी से रिलेटेड जो भी वर्क करना है, तो सारे काम कौन करती हैं, ये एमसी करती हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करने का काम भी करती हैं। अपन बोल सकते हैं कार्यपालिका का संचालन करना, कार्यपालिका पे नियंत्रण रखना, उस पर कंट्रोलिंग करने का काम जो है वो एमसी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में फॉरेन अफेयर से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर होता है
वो किसी भी वो ये डिसाइड करता है कि हमें किस देश के साथ में कैसे रिलेशन मेंटेन करने, चाइना के साथ में कैसे होने चाहिए, पाकिस्तान के साथ में कैसे होने चाहिए, या जो एशियन कंट्रीज हैं या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन सबके साथ में हमारे रिलेशन कैसे मेंटेन हो, हम किस पॉलिसी पे वर्क करें, हम ब्रदरहुड पॉलिसी पे वर्क करें, बायलैटरल रिलेशन पे वर्क करें, उन सारे डिसीजन का फॉर्मेशन कौन करता है, वो एक्सटर्नल मिनिस्टर जो होता है वो करता है। अभी वर्तमान समय में भारत का एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है वो है सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। और उसके बाद में सबसे लास्ट वर्क जो है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ हाईएस्ट पोस्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ हाईएस्ट पोस्ट, मतलब जो भारत की जो सबसे बड़ी बड़ी जो पोस्टें होती हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, या फिर अपन बोल सकते हैं यूपीएससी का चेयरमैन, या फिर जितनी किसी भी राज्य का जो गवर्नर है, ये जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं उन सभी बड़ी बड़ी पोस्टों पे आदमी को अपॉइंट करने के लिए, मेंबर को अपॉइंट करने के लिए जो सजेस्ट करता है वो करता है एमसी पीएम को देता है, और पीएम जो है वो प्रेसिडेंट को करती है, और प्रेसिडेंट उस आदमी का जो है वो अपॉइंटमेंट करता है। तो ये मेन वर्क हो गए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यही काम करती हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है फॉर्मेशन कैसा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन कैसा है, ये कैसे वर्क करती हैं। अभी अपना एग्जीक्यूटिव का पार्ट जो है वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। एग्जीक्यूटिव के अंदर अपने प्रेसिडेंट पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर पढ़ा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके वर्क जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आते ही आते हैं। नेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, कानून बनाने का काम करना। तीसरा है फाइनेंशियल रिलेटेड, वित्त संबंधी कार्यों का निर्धारण करना। उसके बाद में कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव, मतलब ये कार्यपालिका पे नियंत्रण करती हैं, कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव। उसके बाद में फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन रिलेशन मेंटेन करना, भारत के अंदर जो भी फॉरेन रिलेशन होते हैं वो कैसे मेंटेन करता है। देखो ये भी फॉरेन मिनिस्टर भी करता है, ठीक है, ये भी फॉरेन मिनिस्टर करता है। ये फॉरेन मिनिस्टर देता है, पीएम को रिपोर्ट देता है, और पीएम के बाद में जो है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये पूरा हुआ। अब हम आगे जो है वो जुडिशरी जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। यदि आपको इन वीडियो लेक्चर के अंदर कोई भी सजेशन या फिर आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसका जिक्र कर सकते हैं। आप कमेंट करें ताकि मैं इस वीडियो को जो है अच्छे से अच्छे इम्प्रूव कर सकूं और इसमें कुछ जो है नया ऐड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।